नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 आरबीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार एक प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं। प्रकरण का नाम है पद परिचय। पद परिचय 2 नंबर का प्रश्न आता है आरबीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड के अंतर्गत। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, पद परिचय क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और पद परिचय के अंतर्गत हमें किन किन के बारे में पढ़ना है, ये सब जानकारी हम इस पद परिचय नामक जो टॉपिक है उसके अंतर्गत। देखिए, शुरुआत में शब्द है पद। हमने जब भाषा की बात की थी और भाषा की 5 इकाइयाँ बताई थी, उन 5 इकाई के अंतर्गत पद नामक एक इकाई का जिक्र किया था हमने। और पद का निर्माण शब्दों से होता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और ये शब्द जब व्याकरण के अंतर्गत अपन बात करें, इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया जाए, विभक्ति चिन्हों के साथ प्रयुक्त किया जाए, तो ये शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे पद की परिभाषा और फिर करेंगे पद परिचय की बात। देखिए, परिभाषा लिखी हुई है कि जब वाक्य के नियमों के अनुसार, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है तो वह पद कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है, व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए और उनके साथ किसका प्रयोग हो? विभक्ति चिन्हों का। जैसे कर्ता के साथ न का प्रयोग होता है, कर्म के साथ को का होता है। ये सब कारक के अंतर्गत हम विभक्ति चिन्ह पढ़ते हैं। तो शब्दों को विभक्ति चिन्ह युक्त वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। उन पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, इन्हीं पदों को शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद बन जाते हैं, और इन पदों को व्याकरण के द्वारा परिचय करना, इन पदों का व्याकरण के द्वारा परिचय कराना क्या कहलाता है? पद परिचय। पद परिचय को पद की व्याख्या भी कहते हैं या पद का अन्वय करना भी कहते हैं। किस प्रकार? व्याकरणिक दृष्टि से क्या, जो पद आया है, शब्द आया है, उसमें संज्ञा है तो कौन सी है, सर्वनाम है तो कौन सा है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, लिंग, वचन, कारक, जो जो बात आती है उस संबंधी, उन सभी की वो उन संबंधित सारा परिचय करवाना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता। तो परिभाषा क्या हो गई? जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है तो वह पद कहलाता है, और उन पदों के व्याकरणिक परिचय को क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। तो ये इसकी क्या है? सामान्य परिभाषा। परंतु बोर्ड के अंतर्गत परिभाषा से प्रश्न नहीं क्या कर, अपन को एक वाक्य देते हैं और वाक्य के अंतर्गत 2 या 3 शब्दों के नीचे अधोरेखा यानी अंडरलाइन खींचते हैं और कहते हैं कि निम्न या रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। तो किस प्रकार लिखा जाता है? उसके लिए पहले अपन को व्याकरण के संबंधित जो जो पद है, जो जो टॉपिक है, उनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद हम पद परिचय के अंतर्गत बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन आगे। देखिए, यह तो इसकी पद के भेद। पद के 2 मुख्य भेद किए गए हैं। वो पद के भेद है विकारी और अविकारी। विकारी का सामान्य अर्थ होता है परिवर्तन करना, जिन शब्दों में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। किसके अनुसार? अभी परिभाषा से बात करते हैं। और अविकारी, अविकारी का दूसरा नाम अव्यय पद भी है, अव्यय पद भी कहते हैं, और इनमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं इनमें, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये अपरिवर्तनशील कहलाते हैं। दोनों पर बातचीत करते हैं। पहले बात करते हैं अपन विकारी पद। किसे कहते हैं विकारी पद? जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित रहता है, वे विकारी पद कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब, ऐसे पद जिनको लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं? उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिनमें बदलाव किया जाना संभव है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं। और विकारी पद के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में 4 प्रकार विकारी पद माने गए हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 टॉपिक है, वो किसके अंतर्गत गिने जाते हैं?
विकारी पद के अंतर्गत, क्योंकि संज्ञा के अंतर्गत क्या, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, जाति का बोध या भाव का बोध होता है, उनमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं। सर्वनाम में क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग होता है, उसका का उसकी कर सकते हैं, उसके कर सकते हैं, यानी कि उनमें शब्दों पदों में परिवर्तन कर सकते हैं। विशेषण में क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, और काम का करना क्या होता है, क्रिया। तो ये जो 4 प्रकरण हैं विकारी पद के, इनमें अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर, और जो परिवर्तनशील होते हैं वो पद क्या कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं। तो सामान्य ये जानकारी है विकारी पद की। दूसरा है अविकारी पद। किसे कहता है विकारी पद, जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित नहीं होता है। देखो विकारी में पढ़ा था परिवर्तित होता है, परंतु यहाँ पर जो शब्द पद आएंगे उनका लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये पद क्या कहलाते हैं, अविकारी पद कहलाते हैं। इन पदों का दूसरा नाम क्या है, अवयव पद भी कहते हैं। इनको अवयव पद के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अविकारी या अवयव पद है वो भी कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विस्मय आदि बोधक अवयव, आश्चर्यचकित करने वाले, संबंध बोधक अवयव, वे अविकार शब्द जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक शब्द का दूसरे वाक्य से संबंध बताते हैं, और समुच्चय बोधक अवयव, ऐसे अवयव शब्द जो या तो जोड़ने के काम आते हैं या फिर उनमें विभाजक का कार्य तोड़ने के लिए काम आते हैं, वो समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। तो अविकारी पद क्या हो गए कि जो पद होते हैं उनके स्वरूप में, उनके रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, अविकारी पद कहलाते हैं। और ये चारों ही जो प्रकरण है वो अविकारी पदों के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी को अपन विस्तार से एक एक पढ़ेंगे। तो 8 प्रकरण तो अपन को ये पढ़ने हैं जो विकारी और अविकारी के। इसके अलावा लिंग, वचन, कारक, इनके बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए, काल आदि के बारे में भी। ये 10-12 टॉपिक है, पहले इनकी हम सामान्य जानकारी जब अपन को होगी तभी अपन पद परिचय कर सकते हैं, अन्यथा पद परिचय करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो पहले इन 8, 10, 12 जो प्रकरण हैं इनकी अपन सामान्य जानकारी लेते हैं। विकारी पद के अंतर्गत पहला अपन प्रकरण ले रहे हैं संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 से कम कक्षा 3 से आप संज्ञा नामक प्रकरण पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से लिया जाता है संज्ञा का। परिभाषा क्या होगी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, कोई भी सजीव, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, उसके गुण या भाव बताए जाए, वो सब किसके अंतर्गत गिने जाएंगे, संज्ञा के अंतर्गत गिने जाएंगे। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य नाम लेते आप देखिए, हमने मनुष्य शब्द बोला, संपूर्ण मानव जाति का बोध होता है। गाय जाति का बोध होता है। वस्त्र, कपड़ों का बोध होता है। पर्वत, गंगा, अब गंगा शब्द बोलते अपन को एक नदी के नाम का बोध होता है। मधुरता, मधुर का अपन को भाव बोध, मधुरता है जो भाव का बोध होता है। क्रोध, क्रोधपन का भाव यहाँ उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया, व्यक्ति वस्तु के नाम से बात की, उसकी जाति से बात की और उसके भाव से बात की। तो जहाँ किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि जो आते हैं वो सब किसके अंतर्गत गिने जाते हैं, संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेद कितने, देखिए संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं। देखिए विद्यार्थियों, वर्तमान में 5 भेद पढ़ने को मिले और अभी अपन 5 भेद पूरे पढ़ेंगे, परंतु मुख्य भेद कितने माने गए हैं, 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 2 आपको और भी भेद पढ़ने को मिलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों ही ऐसे तो जातिवाचक के उपभेद हैं। किसके उपभेद हैं, जातिवाचक के। कौन कौन से, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ये दोनों ही किसके भेद माने जाते हैं,
जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं, परंतु कहीं कहीं पर इन दोनों को स्वतंत्र रूप से भी पढ़ा जाता है। तो अपन भी इन पांचों की बात करेंगे। पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की। इसके बाद में बात करेंगे द्रव्यवाचक, समूहवाचक की। तो लिखा हुआ नीचे, संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक, परंतु ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के क्या हैं, उपभेद माने जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा या संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध हो। देखो, उसको व्यक्तिगत नाम से पुकारा जाए, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि प्राणी कोई भी हो, व्यक्ति के स्थान पर आप प्राणी शब्द भी ले सकते हैं, और इसके अलावा वस्तु या स्थान है, उसके व्यक्तिगत नाम का जहाँ बोध किया जाता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सब लिखा ब्रजेश, ब्रजेश किसी का क्या है? नाम है, व्यक्ति का नाम है। मानवी, मानवी किसी लड़की या स्त्री का नाम है। राजस्थान पत्रिका एक समाचार पत्र का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। मथुरा एक स्थान का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। देखिए विद्यार्थियों, यदि कक्षा में हम बैठे हैं और यदि मैं ये कह दूं किसी मानवी नाम की लड़की को पुकारता हूं, तो क्या हर कोई लड़की या लड़का खड़ा हो जाएगा? नहीं, जिसका नाम मानवी है वही लड़की खड़ी होगी। तो देखो यहाँ इस व्यक्तिगत नाम से। और यदि मैं ये कह दूं कि कोई भी एक बच्चा इधर आइए, तो बच्चा कोई भी आ सकता है, लड़का लड़की कोई भी आ। ये बच्चा शब्द है ना, वो संपूर्ण विद्यार्थी जाति का, या विद्यार्थी शब्द बोलूं तो संपूर्ण विद्यार्थी जाति का क्या कराता है? बोध कराता है। यदि मैं कहता हूँ कि मुझे राजस्थान पत्रिका ला के दो, तो आप कौन सा अखबार ले आओगे? समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका ही लेंगे। और यदि मैं कह दूँ कि मुझे समाचार पत्र चाहिए, तो आप कोई भी दे सकते हैं। तो जब व्यक्तिगत नाम से संबोधित किया जाए, जहाँ व्यक्तिगत नाम का बोध हो, वहाँ पर कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय जैसे नाम बोला तो अपने माइंड में भी क्या चलेगा? केवल हिमालय पर्वत के बारे में, दूसरे पर्वत के बारे में नहीं। अगर मैं पर्वत शब्द बोलता तो कोई भी पर्वत हो सकता था। गंगा नाम बोला तो नदियों में किस नदी की बात करें? केवल गंगा की। और नदी शब्द बोलता तो कोई भी नदी आ सकता था। स्थान का नाम, जैसे मैंने मथुरा बोला तो मथुरा की बात करेंगे, दूसरी किसी भी नहीं है। और मैं ऐसे ही बोल देता, जैसे सब बोल देता हूँ राजधानी। अब कोई भी राजधानी, किसी भी राज्य की या देश की राजधानी हो सकती है, संपूर्ण राजधानियों का बोध। परंतु ये कि ये राजधानी में शब्द जयपुर बोल दूं तो आपके मन में क्या अन्य राजधानियों का बोध होगा? नहीं, केवल राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में, ये स्थान का नाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़े, दूसरा भेद। दूसरे भेद का नाम है जातिवाचक संज्ञा। यानी कि यहाँ जो संज्ञा शब्द होगा वो क्या करेगा? संपूर्ण जाति का बोध करेगा। परिभाषा लिखी हुई है, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कही जाती है या कहलाती है। कोई भी प्राणी है, सजीव या वस्तु है या फिर स्थान है, उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, है ना। मैंने शब्द बोला पशु, अब पशु शब्द है, संपूर्ण पशु जाति का बोध कराता है। देखो उदाहरण दे रखा, बालक, बालक शब्द बोल के, जैसे जितने भी बालक है संपूर्ण बालक जाति का शब्द। लड़की, जितनी भी लड़कियां हैं संपूर्ण लड़की जाति का बोध होता है। समाचार पत्र, जितने भी समाचार पत्र हैं सब इसके अंदर, यानी पूरी जाति का बोध। पर्वत, कोई भी पर्वत इसके अंतर्गत आ सकता है, संपूर्ण पर्वत जाति का बोध होता है। नदी, किसी भी नदी का नाम लिया जा सकता, कोई भी नदी है, संपूर्ण नदियाँ इसके अंतर्गत आएगी, यानी कि ये पूरी नदी जाति का बोध है। वैसे ही पशु, पक्षी, भवन, वन, ये संपूर्ण उस संबंधी संपूर्ण जाति उसका बोध। अब देखिए, अभी हमने नाम लिया था ब्रजेश, एक शब्द मैंने लिया है ब्रजेश। ब्रजेश क्या है? एक बालक का नाम है, लड़के का नाम है, और एक तरफ मैंने लिख दिया बालक।
दोनों में परिवर्तन नहीं किया। जैसे बालक शब्द बोला तो कोई भी बालक, पूर्ण बालक जाति का बोध, परंतु ब्रजेश का तो मैंने उसके व्यक्तिगत नाम का बोध किया। तो जहाँ नाम का बोध हो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहाँ संपूर्ण जाति का बोध हो वहाँ पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। मैंने शब्द अभी बोला था राजस्थान पत्रिका, राजस्थान जो पत्रिका शब्द बोला था, और ये राजस्थान पत्रिका का एक पत्रिका का नाम है, एक समाचार पत्रिका का व्यक्तिगत नाम दे रखा है। परंतु उसके स्थान पर यदि मैं शब्द बोलूं समाचार पत्र, तो कोई भी समाचार पत्र हो सकता है, वो संपूर्ण समाचार पत्र का हमें बोध कराता है। शब्द बोला था हिमालय, हिमालय के अंदर कोई भी पर्वत आ सकता है, ठीक है ना। हिमालय का मतलब है कि केवल हिमालय पर्वत की बात करेंगे हम, किसी अन्य पर्वत की बात नहीं करेंगे। तो हिमालय नाम लेते ही एक ही केवल हिमालय पर्वत की बात। और जैसे मैंने पर्वत शब्द बोला तो इसके अंतर्गत इस विश्व में जितनी भी पर्वतमालाएं हैं किसी का भी नाम समय दे, यानी संपूर्ण जाति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। नदी, अभी शब्द बोला था गंगा, गंगा शब्द बोलते ही एक ही नदी का अपन व्यक्तिगत नाम से उसे संबोधित करें और एक ही नदी की बात करें। परंतु शब्द बोल दिया नदी, तो जितनी भी नदियां हैं संपूर्ण नदी जाति का बोध किया, है ना। शब्द बोल दिया पशु, पशु क्या है, एक जाति है। परंतु पशु के अंदर मैं गाय शब्द बोल दूं तो भी ये एक जाति है, ध्यान रखना, गाय भी एक जाति है, क्योंकि गाय समझ सब सारी गाय आ जाएगी। परंतु गाय का नाम दे दूं, जैसे हमने गाय का नाम दे दिया कामधेनु, गाय का नाम रख दिया कामधेनु। अब ये कामधेनु गाय का क्या हो गया, नाम हो गया। गाय का नाम दे दिया मैंने गौरी, गाय का नाम दे दिया गौरी, ये गाय का नाम, व्यक्तिगत नाम दे दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु गाय शब्द बोलते ही संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है और वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वैसे ही पक्षी है, भवन है, वन है, पशु है। जैसे शब्द आपने सुना घोड़ा, घोड़ा शब्द बोलते संपूर्ण घोड़े जाति का क्या हो जाता है। परंतु जैसे मैं शब्द बोल दूं चेतक, बताइए क्या संपूर्ण घोड़े जाति का बोध हो रहा है, नहीं। चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसी का बोध होता है, यानी व्यक्तिगत नाम से संबोधित किया जा रहा है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहाँ संपूर्ण जाति का बोध हो वहाँ पर जातिवाद। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, दोनों में अंतर अपन को ध्यान चाहिए। क्या होगा, वाक्य जो दिया जाएगा उसके नीचे अधोरेखा यानी अंडरलाइन पूछेंगे रेखांकित पद में कौन सा पद परिचय, और यदि अपन को नाम दिया जाए व्यक्तिगत तो क्या लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है। और वो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं तो क्या होगा, जाति। लिख दिया कि अध्यापक जी हिंदी पढ़ा रहे हैं, अब अध्यापक जी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया, बताइए कौन सी संज्ञा लिखेंगे। अध्यापक कहते ही संपूर्ण अध्यापक जाति का बोध हो रहा है, वो शब्द किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस बातें हैं। अब हिंदी शब्द के नीचे देखो, हिंदी एक विषय नाम दे दिया, विषय का पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और केवल पढ़ा रहे हैं या विषय पढ़ा रहे, क्या विषय शब्द दे देते सब्जेक्ट, तो क्या होता है, उस संपूर्ण विषय की जाति का बोध हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना, जहाँ व्यक्तिगत नाम का बोध हो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहाँ संपूर्ण जाति का बोध हो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के अंतर्गत तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। किसे कहते हैं भाव, इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति वस्तु होते हैं उसके भाव का बोध होता है। भाव को होता है वो दिखाई नहीं देते, महसूस किया जाता है, ध्यान रखना। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, व्यापार तथा भाव का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कही जाती है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो, उसके अंदर जो गुण है, उसकी दशा है, ठीक है ना, उद्देश्य व्यापार है और उसका भाव है, इसका जो बोध कराने वाली संज्ञा है वो सब किसके अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। जैसे शब्द बोल दिया शीत या सर्दी में बोल सकता हूँ, तो सर्दी को अपन क्या है कि सर्दी लग रही है, महसूस करते हैं। सर्दी का भाव होता है उसको गर्मी को महसूस किया जाता है, उसका भाव है। उन्नति, उसने उन्नति की, विकास किया, ये उन्नति विकास ये उसका भाव है। पढ़ाई, देखो पढ़ना जो क्रिया अलग है, परंतु जो पढ़ाई है वो पढ़ने का भाव है। बच्चा होता है, ठीक है ना, उसका जो समय होता है बच्चे का वो कहलाता है बचपन, वो उस बचपन उसका क्या है, भाव है। बूढ़े व्यक्ति के अंदर क्या होता है, बुढ़ापा, बूढ़े व्यक्ति में क्या पाया जाता है, बुढ़ापा का उसमें क्या है, भाव है।
प्रेमी के अंदर क्या कौन सा भाव पाया जाता है? प्रेम भाव पाया जाता है। तो जहाँ भाव की बात की जाए, है सुंदरता, सुंदर शब्द लगे, और सुंदरता का क्या होता है? भाव होता है। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है वो भाववाचक होती है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ व्यक्ति और वस्तु की जो महसूस किया जाता है, जो भाव होते हैं उसके बारे में। अब बच्चा शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। देखिए जो बच्चा शब्द ये जातिवाचक, संपूर्ण बच्चे जाते हैं, परंतु उस बच्चे के अंदर बचपन का भाव है। जवान व्यक्ति है उसमें जवानी का भाव है। तरुण है तो अपन लिखते हैं तरुणावस्था, तो तरुणावस्था उसका क्या है? भाव है, ठीक है ना। तो जहाँ पर उसका भाव व्यक्त किया जाए वो सब किसके अंतर्गत गिने जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो तीसरा भेद था भाववाचक संज्ञा। ये मुख्यतः 3 भेद थे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु या स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध होता है। दूसरा था जातिवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। और तीसरा था अपने भाववाचक, जिसमें व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध होता है, वो भाववाचक थे। तो ये मुख्य 3 भेद थे। और चौथा और पांचवा जो भेद पढ़ रहे हैं ऐसे तो ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं, परंतु कहीं कहीं पर स्वतंत्र रूप से भी ये प्रयोग किए जाते हैं। और कई जो विद्वान कहते हैं वर्तमान में संज्ञा के 5 भेद भी मानते हैं, परंतु मुख्य भेद कितने हैं? 3। तो अपन भी पांचों अलग अलग पढ़ रहे हैं। चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब है जो अपन कह सकते हैं वह धातु है या द्रव्य जिनको मापा तोला जा सकता है, ऐसे भी अपन कह सकते हैं। परिभाषा, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें किसका बोध कराते हैं? किसी धातु का या द्रव्य का। द्रव्य यानी तरल पदार्थ। द्रव्य से यहाँ क्या लेते हैं अपन? तरल पदार्थ से लेते हैं। अब तरल पदार्थ में देख लो, पानी है, घी है, तेल है, ठीक है ना। धातु में बहुत सारे हैं, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ठीक है ना। इसके अलावा भी द्रव्य में अपन लकड़ी ले सकते हैं, कोयला ले सकते हैं, जिनको मापा तोला जा सकता है वो सब किसके अंतर्गत गिने जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्या परिभाषा है? जो संज्ञा शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखिए, ये तो इसकी परिभाषा। उदाहरण देखिए, जैसे कोयला, ठीक है ना, माप तोल किया जाता है। पानी तरल पदार्थ है। तेल, घी, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, दूध, देखो ऐसे ये शब्द है ना, इनकी संपूर्ण जाति का ही बोध कराते हैं। चांदी बोली तो चांदी की संपूर्ण जाति का, पीतल तो पीतल जाति का, ठीक है ना, धातु के। तो ऐसे ये जातिवाचक के अंतर्गत है। परंतु जो द्रव्य या धातु हैं उन सभी को जातिवाचक के अन्य भेद के अंतर्गत गिना गया है और उसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न बन सकता है कि राम ने 1 लीटर दूध खरीदा, और दूध शब्द के नीचे अंडरलाइन आ गई अधोरेखा, और आपसे पूछा जाइए कि अब बताइए ये व्याकरण की दृष्टि से किसके अंतर्गत आएगा? तो दूध की संज्ञा है, और संज्ञा है तो कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाएगी। ठीक है, हर किसी का पद परिचय देंगे ना तो कम से कम 3-4 बातें, या किसी में 2 बातें हैं वो आगे बात करेंगे पद परिचय जब पूरा पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। अभी तक अपन पद परिचय के लिए क्या क्या चीज़ें आएगी, किन की जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो ये चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वां भेद देखिए, अंतिम भेद समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा प्रकरण का अंतिम भेद कौन सा माना जाता है? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। देखो समूह यानी कि एक से अधिक की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे होंगे, तो ऐसे समूह का बोध कराने वाले भी क्या कहलाते हैं? ठीक है ना, समुदाय की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। परिभाषा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो, कोई भी व्यक्ति हो यानी प्राणी हो या वस्तु हो, उसके समूह का बोध हो जाए या समुदाय का बोध हो, वहाँ पर कौन सा होता है? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखो, भीड़,
बहुत सारे लोग खड़े, अपन कहते हैं हाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। बताइए भीड़ में क्या एक व्यक्ति खड़ा है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो ये एक समूह का बोध करवा रहा है। पुस्तकालय है, पुस्तकों का घर जिसे अपन कहते हैं। बताइए क्या एक पुस्तक है वहाँ पर? बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पर है। पुस्तकों का समुदाय है, समूह है, इसलिए समुदायवाचक के अंतर्गत आते। झुंड, बहुत सारे हैं, जानवर पशु वगैरह जो भी खड़े हैं, झुंड के झुंड खड़ा है। सेना, सेना की बात करेंगे तो कोई अपन एक सैनिक की बात नहीं करेंगे, किसी एक सैनिक की बात नहीं की जाएगी, बल्कि सेना के अंदर बहुत सारे, यानी कि सैनिकों का समूह क्या कहलाता है? सेना। परिवार, परिवार में बहुत सारे सदस्यों का समूह होता है। माता पिता, बच्चे, दादा दादी, ताऊ ताई, ये सब मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो भी सदस्यों का क्या है? समूह। गिरोह, चोरों का गिरोह आपको ध्यान हो तो, है ना? तो बहुत सारे चोर होते हैं उसमें, और वो चोर मिलकर जो दल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? गिरोह कहते हैं। सभा है, सभा जो होती है उसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं। दल, जो ग्रुप दल बनता है उसमें भी एक से अधिक यानी बहुत सारे व्यक्ति शामिल होता है। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा ले लीजिए, है क्या उसमें एक चाबी होती है? नहीं, बहुत सारी चाबियां उसके अंदर शामिल होता है। यानी कि वस्तुओं या व्यक्तियों का क्या होता है? एक समूह का बोध है, समुदाय का बोध है। गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता ले लीजिए, क्या उसमें एक फूल होते हैं? नहीं, बहुत सारे फूल। केवल फूल शब्द बोल देता तो ये उसकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती, और फूल का नाम मैं कह देता गुलाब का फूल, तो कौन सी हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। परंतु बहुत सारे फूल हैं और वो क्या बन गया है? गुलदस्ता, फूलों का समूह बन गया है, और ये गुलदस्ता क्या बन गया है? समूहवाचक संज्ञा बन गया। फिर है रेवड़, पशु पक्षियों का समूह है, भेड़ बकरियों का जो समूह जाता चलता है उसको क्या कहते हैं? रेवड़। तो यहाँ रेवड़ के अंतर्गत भेड़ बकरियों के समूह को या पशुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेवड़ के नाम से। बहुत सारे जिसमें पशु रहते हैं वो रेवड़ कहलाता है। तो ये भीड़ है, पुस्तकालय है, झुंड, सेना, परिवार, गिरोह, दल, सभा, उत्साह, गुलदस्ता, रेवड़, ये सब हमें, ठीक है ना, एक ही वस्तु की नहीं, एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की हमें संख्या बताई जा रही है, यानी कि एक समूह का बोध करवाया जा रहा है। और जहाँ पर जो संज्ञा शब्द है किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध करवा दे, समुदाय का बोध करवा दे, तो वो क्या होता है? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संज्ञा के 5 मुख्य भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये मुख्य भेद हैं 3। और 2 अन्य भेदों में हमने किसको पढ़ा है? एक तो पढ़ा हमने द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरे पढ़ा हमने समुदायवाचक या समूहवाचक। कुल मिलाकर संज्ञा के कुल कितने भेद पढ़े गए? 5। अब प्रश्न क्या रहता है? वाक्य में कोई भी, ठीक है ना, वाक्य दे देते हैं और पंक्ति के नीचे किसी भी शब्द पद के नीचे क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं, और आपसे पूछा जाता है रेखांकित पद का पद परिचय लिखे। जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, फिर लिख दिया उनका एक कोटेशन, करो या मरो, करो या मरो। अब देखो उनका एक कोटेशन लिख दिया गया और गांधी जी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, गांधी एक जाति सूचक शब्द है। मैं आपको कह देता हूँ गांधी शब्द एक जाति सूचक शब्द है। अगर गांधी की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत का। परंतु मैंने कहा गांधी जी ने कहा, क्या ये गांधी जी शब्द किसी गांधी जाति के लिए आ रहा है? नहीं, ये किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है। गांधी जी शब्द किसके लिए आ रहा है? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए गांधी शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। मोहनचंद करमचंद गांधी के लिए, तो एक व्यक्ति विशेष के लिए किया गया। तो गांधी जी क्या किसी व्यक्ति का नाम है, और नाम आ गया तो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। तो जिस शब्द के नीचे क्या आ जाए, ठीक है ना, अंडरलाइन आ जाए और पूछे उसमें कौन सा है, तो उसके अनुसार बताना। तो विद्यार्थियों आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पद परिचय के अंतर्गत हमने संज्ञा नामक प्रकरण को एक पढ़ा, आगे अब कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।